हेलो गाइस। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी न्यू सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इसका फुल एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और यदि आप बाकी चैप्टर्स के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम टाइम में करके दिखाने वाला हूँ मैं आज आपको। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। तो ये चैप्टर क्या है? एक हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि इंडिया की और वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडिया की। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड बसी हुई है, जो कि चाइना से निकल के जम्मू कश्मीर से और पंजाब से पास होते हुए पाकिस्तान से अरेबियन सी में ड्रेन होती है। तो उसी के अराउंड ये सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको सबसे मेन एविडेंस जो मिला वो था हड़प्पन सील्स वो होती हैं, जैसे किसी भी चीज़ को अपन किसी जगह इंपोर्ट करते हैं तो उस पर स्टैंप लगा देते हैं कि कहाँ से एक्सपोर्ट हुई है, कहाँ जा रही है, किसने भेजा है। उसी टाइप की ये सील होती थी पहले, जो कि स्टेटाइट जो एक स्टोन होता था जो कि हमें राजस्थान गुजरात से मिलता था, तो उस स्टेटाइट स्टोन से बनी हुई होती थी। नेक्स्ट आते हैं, जिसमें कई बार कंटेन एनिमल मोस्टिफ, जो इलिटरेट पर्सन होते थे उनको समझाने के लिए उसमें एनिमल्स का यूज़ किया जाता था। ये कुछ एविडेंसेस हैं। हाउस पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, ब्रिक्स, ब्लेड्स, ये सब सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो आर्कोलॉजिस्ट को उस हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले। सील्स वर मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट, ये हमने पहले पढ़ चुका है। जो सिविलाइजेशन थी उसको ये माना जाता है कि वो 2600 BC से लेकर 1900 BC तक थी। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है उसी को हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पन कल्चर में जो कल्चर वर्ड का यूज़ किया है उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है: अ ग्रुप ऑफ पीपल distinctive in style found together in the specific geographic area and in a period of time। तो ऐसे लोग जिनका एक निर्धारित एक डिफाइनेड स्टाइल था और जो एक स्पेसिफिकल जोग्राफिक एरिया में रहते थे। फॉर एग्जांपल जो इंडस का एरिया है वो भी एक जोग्राफिकल एरिया है, तो उसके अराउंड रहते थे एट अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के लिए। कुछ डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो वहाँ पे उनको मिले हैं हड़प्पन में, तो और जैसे कि सील्स, बीड्स, स्टोन ब्लेड, ब्रिक्स, वेट, इनके बारे में हम डिटेल्स में अभी आगे पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं हम जो ये एविडेंसेस जो ये दिए हुए हैं ये सारे हमको अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात के एरिया में मिले हैं। मतलब इससे हमें पता चलता है कि यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। कई बार हम इस जो सिविलाइजेशन को मैच्योर हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ एब्रिविएशन दिए हुए हैं, इनको आप एक्रोनिम्स भी बोल सकते हैं, जो कि आपको पूरे चैप्टर में नहीं पूरी बुक में हमेशा काम आएंगे। जैसे कि बीपी बिफोर प्रेजेंट, BC जो हमें अभी यूज़ होगा हर बार, बिफोर कॉमन एरा, C जो होता है कॉमन एरा। तो ये आप रीड कर सकते हैं। हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको अटेंटिवली आप लोग सुने और अपने नोट्स में इसको ज़रूर लिखें, क्योंकि ये इससे रिलेटेड हमेशा एक नया क्वेश्चन आता है। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सेल्फ कंजम्पशन, मतलब खुद का जीवन निर्वाह। इसका एक्चुअल यदि हम हिंदी शब्द निकालें तो होता है जीवन निर्वाह। तो जीवन निर्वाह के लिए जो उन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाई वो क्या क्या थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर शेयर अ कॉमन एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस स्ट्रेटजीज। वहाँ के जो लोग थे वो उनका एक कॉमन एलिमेंट था जिससे वो स्ट्रेटजीज फॉलो करते थे। मतलब सब लोग एक ही तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करते थे अपनी डेली नीड्स को, जो अपना डाइटरी प्रैक्टिस है उसको फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आर्कियोलॉजिस्ट रिकल्स डाइटरी प्रैक्टिस फ्रॉम द फाइंड ऑफ चार्ड ग्रेन्स सीड्स।
आर्कियोलॉजिस्ट को चार्ड ग्रेन्स जो कि होते हैं जिसको हम फ्राइड भी बोल सकते हैं, फ्राइड ग्रेन्स और सीड्स भी मिले हैं। और इसमें कुछ स्पेशलिस्ट इन एन एंशियंट प्लांट रिमेन, तो जिन्होंने ये एंशियंट प्लांट रिमेन जो भी उनको मिले हैं उसको स्टडी करता है, उसको बोलते हैं आर्कियोबोटेनिस्ट। आर्कियोबोटेनिस्ट वो होते हैं जो एंशियंट प्लांट रिमेन को स्टडी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर एनिमल्स के रिमेन भी मिले हैं, इसलिए स्पेशलिस्ट इन एंशियंट एनिमल रिमेन उनको बोला जाता है आर्कियोजूलॉजिस्ट। ठीक है, दीज आर स्टडीड बाय आर्कियोबोटेनिस्ट स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स, से हमने पढ़ लिया है। अब जो कुछ ग्रेन्स के नाम दिए हैं जो आपको उसमें एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ग्रेन्स फाउंडेड हरप्पन साइट्स जो कि थे वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपिया, सीसेम, और मिलेट्स भी फाउंड हुए गुजरात में। और जो राइस का कल्टीवेशन था वो बहुत ही रेयरली फाउंड हुआ है। और यहाँ तक कि बोन्स एट हरप्पन साइट्स ऑफ कैटल्स, शीप एंड गोट, पिग, जो कैटल्स होते हैं, शीप होते हैं, जो गोट होते हैं, पिग, इनके बोन्स भी हरप्पन साइट्स में मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन एनिमल को भी पाला जाता था, मतलब दिस एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड। अब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज पे आ जाते हैं कि वो क्या क्या एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। तो जो टेराकोटा का जो बुल मिला है, टेराकोटा का एक जो बुल का मॉडल मिला है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो वहाँ के लोग रहते थे, उस टाइम के लोग थे, उन्हें बुल के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे और उसको प्लगिंग के लिए यूज़ करते थे। जैसे हम बुल के पीछे वो जो हो होता है या हल होता है उसको बांध के प्लगिंग करते हैं खेत की, उसी प्रकार का वो यूज़ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग। उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्राई किया है कि क्या टूल्स वो यूज़ करते थे। उन्होंने ये देखा कि उन्हें कैनल्स, रिजर्वॉयर्स, मतलब जहाँ वाटर स्टोर किया जाता है, जहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इरिगेशन के लिए, वो भी उनको वहाँ पर मिली है। और मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड, मतलब जहाँ पर रेनफॉल कंपेरेटिवली कम होती है ट्रॉपिकल एरिया से, और वेयर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। सो यहाँ पर कुछ ट्रेसेस दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैप में मार्क करने भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे भी जा सकते हैं। तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग, जो प्लग वो यूज़ करते थे, जो हल जिसको हम बोलते हैं आसान भाषा में, उसका टेराकोटा मॉडल हम लोग को चोलिस्तान और बानावाली हरियाणा में मिला है। जो प्लग्ड फील्ड उनको मिली है वो कालीबंगन राजस्थान में मिली है। जो कैनल्स के ट्रेसेस मिले हैं वो उनको शौर्तुगाई अफगानिस्तान में मिले हैं। और जो वाटर रिजर्वर हैं वो धौलावीरा गुजरात में हैं। आप मैप में उनकी लोकेशन देख सकते हैं, ये देखिए, बानावाली हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सारे हड़प्पन साइट्स हैं। तो अब इससे ये पता चलता है कि इतने पूरे एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी। अब हम आते हैं मोहनजोदारो पर। मे भी आपने नाम पहले भी सुना हो। जो मोहनजोदारो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत प्रोमिनेंट सेंटर है। ऑल्दो जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो थी हड़प्पा, इसलिए उसी के नाम पर उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन जिसके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज हमको मिली है वो है मोहनजोदारो, जो कि एक प्लैन्ड अर्बन सेंटर है, जहाँ उसके बारे में हम ये एक एनसीईआरटी का लॉन्ग आंसर भी है, तो ये आपको 8 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो जो मोहनजोदारो था, उसका जो सेटलमेंट था, जो लोग कर रहते थे, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक सेटलमेंट था जो छोटा एरिया में था लेकिन ऊंचाई पर था, और एक सेटलमेंट था जो बड़े एरिया में फैले था लेकिन वो थोड़े नीचे था। जो स्मॉलर बट हायर, जो छोटा सेटलमेंट था उसका नाम था सिटाडल, और जो लोअर था उसका नाम था लोअर टाउन। तो सिटाडल में जो बिल्डिंग्स थी वो जनरली मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी, और वो चारों तरफ से फोर्टिफाइड वॉल्ड होती थी, सेपरेट होती थी लोअर टाउन से। सिमिलरली several buildings were built on platform which served as foundation. Similarly, वो भी वॉल्ड होती थी और वो भी सेपरेट होती थी एक दूसरे से थ्रू वॉल्स, फोर्टिफाइड होती थी। ये इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ स्टैंडर्डाइज ब्रिक सिस्टम, जो कि एक डिफाइनेट शेप या फिर साइज उनने डिफाइनेट किया था वहाँ की अथॉरिटी ने, जो भी थी वहाँ पे, कि ब्रिक्स का यही साइज़ रहेगा। तो ब्रिक्स की जो लेंथ होगी वो 4 टाइम्स उसकी हाइट के होगी, और जो ब्रिक्स की ब्रेड्थ होगी वो ट्वाइस इट्स हाइट होगी। या आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, आप समझने के लिए डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ये भी बहुत। नेक्स्ट आते हैं हम ड्रेन्स पे। ड्रेन्स का मतलब होता है वहाँ का जो वाटर सिस्टम था, जो वहाँ के नालियाँ बनी हुई थी, जो डोमेस्टिक वेस्ट कहा जाता था, इसका
बहुत ही, जो मोहनजोदारो है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अर्ली टाइम्स में 2000 से 2600 से लेकर 1900 BC के बीच में भी हमारे यहाँ इतना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, ऑल्दो करंट सोसाइटी में भी इतना प्रॉपर फॉलो नहीं होता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। जो लोअर टाउन था, लोअर टाउन हैज़ अ प्लान ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, और वहाँ की जो ड्रेन्स थे और रोड्स थी, जो स्ट्रीट्स थी, वो ग्रिड पैटर्न में बनाई थी। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? जब हम इस पैटर्न में रोड बनाते हैं, ये देखिए, जब हम इंटरसेक्टिंग इस पैटर्न में रोड बनाते हैं आमने सामने, जब 90 डिग्री पर सारे रोड्स उसको इंटरसेक्ट करें, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न में सारी स्ट्रीट्स और ड्रेन्स बनाए गए थे, स्ट्रीट्स के बाजू में ड्रेन्स बनाए गए थे, और जो ड्रेन्स थे, पहले स्ट्रीट्स बनाए जाते थे ग्रिड पैटर्न में, उसके अलॉन्ग ड्रेन्स बनाए जाते थे, फिर ड्रेन्स के साथ में हाउस बिल्ड किए जाते थे, ताकि जो हाउस का डोमेस्टिक वेस्ट है या फिर जो वाटर वो यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली स्ट्रीट ड्रेन में ड्रेन हो। इसलिए एटलीस्ट हाउस का हर एक घर की एक दीवार जो थी वो रोड स्ट्रीट से जॉइंट होती थी, ताकि वहाँ से वो ड्रेन से कनेक्ट कर सकें। एक साइड में इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने अलेक्जेंडर क्यूनिंगम जो था वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI था, जिसको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोला जाता था। और इसने ये बताया है कि जो हड़प्पा थी वो बाद में डिस्ट्रॉय हुई ब्रिक रॉबर्स के कारण। इसको हम आगे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। गाइस, हम थोड़ा स्पीड में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कम टाइम में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सके, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और ये सारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद एक बार आप NCERT रीड कर लेंगे तो आपका चैप्टर 100% प्रिपेयर हो जाएगा। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पे आते हैं, वहाँ पर जो घर बनाए जाते थे वो किस पैटर्न में, किस तरीके से बनाए जाते थे। तो जो लोअर टाउन था वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब वहाँ पे आम आदमी रहा करते थे, और जो सिटाडेल था वहाँ पे जो प्रोफेशनल बिल्डिंग्स होती हैं, जो सेंटर्स होते हैं, ट्रेड के सेंटर्स होते हैं या पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे वो सेंटर होते थे। और जो लोअर टाउन था वहाँ आम आदमी लोग रहते थे। इसलिए घर कैसा बनाया जाता था उसमें बताया गया है कि जो सेंटर में कोर्ट यार्ड इसको अपन वरांडा भी बोलते हैं, तो सेंटर में कोर्ट यार्ड था और चारों तरफ रूम हुआ करते थे। जैसे बीच में कोर्ट यार्ड रहता था और चारों तरफ रूम बने हुए रहते थे। और जो कोर्ट यार्ड था वो सेंटर ऑफ डोमेस्टिक एक्टिविटी था। वहाँ पर जैसे आज भी हम लोग के घरों में, जो विलेजेस में जो वुमेन्स जो अपना डेली एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल वीविंग, कुकिंग एक्सेट्रा, वो सारे कोर्ट यार्ड में बैठ के ही करते हैं। और स्पेशली इन हार्श क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल इन विंटर्स व्हेन देयर इज, जब वहाँ पे धूप निकलती है, विंटर्स में भी बाहर आते हैं, तो इसमें लिखा है हार्श क्लाइमेट के टाइम पर वो सेंटर ऑफ डोमेस्टिक एक्टिविटी हुआ करता था। जो फर्स्ट फ्लोर पर कोई विंडो नहीं होती थी, इसलिए क्योंकि ताकि प्राइवेसी, ताकि कोई भी घर के एंटर हो तो डायरेक्ट उसको रूम का व्यू ना मिल सके, इसलिए फर्स्ट फ्लोर पर कोई विंडो नहीं बनाई जाती थी। जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने एस्टिमेट किया है कि पूरे मोहनजोदारो सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 700 वेल्स पाए गए। अब ये सब हमने पढ़ा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, लोअर टाउन के बारे में। अब हम आते हैं सिटाडेल, ठीक है, जो कि सेंटर था, मैसिव स्ट्रक्चर्स था। वहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी लोअर टाउन में, सिटाडेल में मैसिव स्ट्रक्चर्स, जो कि जिनमें से टॉप 2 मोस्ट फेमस हैं, जिसमें से एक है वेयर हाउस और ग्रेट बाथ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। तो वेयर हाउस के बारे में जानते हैं। जो वेयर हाउस का लोअर पार्ट था, जो नीचे का बेस था, वो बना हुआ था पूरा ब्रिक से, और जो अपर पोर्शन था वो हालांकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जब आर्कोलॉजिस्ट ने उनको देखा, लेकिन उन्होंने प्रेडिक्ट किया, जो उनको ट्रेसेस मिले, कि प्रोबेबली वो लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन टाइम गुजरने के कारण वो डिके, मतलब सड़ गई वो लकड़ी, उसके कारण से वो नष्ट हो चुका था। उन्होंने वहाँ पे ग्रेट बात भी मिला, जिसको बारे में हम पढ़ेंगे। और जो वेयर हाउस था उसको फूड ग्रेन्स, अनाज स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि आज भी मॉडर्न इंडिया में हम करते हैं। ग्रेट बात के बारे में पढ़ें कि ये रेक्टेंगुलर टैंक था, जिसके चारों तरफ, पहले हमने पढ़ा था कोर्ट यार्ड के चारों तरफ रूम्स होते थे, वो घर का आर्किटेक्चर था। अब ग्रेट बात का ऐसा था कि वो सेंटर में, ग्रेट बात जो होता था कोर्ट यार्ड में होता था, रेक्टेंगुलर शेप का, जिसके चारों तरफ कॉरिडोर्स बनाए जाते थे, और जो कि ब्रिक्स और जिप्सम से बनता है। जिप्सम एक मटेरियल होता है जिससे लीकेज, ताकि लीक ना करे, उसको वाटर टाइट करने के लिए जिप्सम यूज़ किया जाता था। और जब उसको क्लीन करते थे तो उसका जो वाटर था वो डिस्चार्ज कर देता था ड्रेन में, ड्रेन कर दिया जाता था। एक बहुत ही बड़ा जो मैसिव ड्रेन था वो उससे कनेक्टेड रहता था, तो जब भी उसको क्लीन किया जाता था तो उस ड्रेन के थ्रू उसका वाटर बाहर निकाल दिया जाता था। कुछ हिस्टोरियंस जो मानते हैं कि इस बात को एज अ रिचुअल बात, कोई
पूजा या फिर धार्मिक मान्यता के रूप में भी इसको माना जाता है। अब हम आते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका मेन एम होता है कि वहाँ की सोसाइटी के बारे में जानना। तो फर्स्ट क्वेश्चन था उनका ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो वो ये जानना चाहते थे कि पहले के ज़माने में, उस टाइम सिविलाइजेशन में, क्या लोगों के बीच में सोशल डिफरेंसेस होते थे। तो इन इसको पता करने के लिए उन्होंने दो स्ट्रेटजीज अपनाई। फर्स्ट थी ब्यूरियल्स और सेकंड थी स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स, जिसको लग्जरीज बोला उन्होंने, आर्टिफैक्ट्स। तो ब्यूरियल्स के बारे में पढ़ें। ब्यूरियल्स मतलब होता है किसी चीज़ को दफनाना। जो दफन करते हैं मरने के बाद व्यक्ति को, उसी को ब्यूरियल्स बोलते हैं, जो दफन होते हैं। तो हड़प्पन साइट्स में जो पीपल्स थे उनको पिट्स यानी खड्डों में बरीड किया जाता था। और जो एविडेंसेस ऑफ पोट्री एंड ऑर्नामेंट है वी फाउंड इन सम ग्रेव्स, कुछ ग्रेव्स में पोट्री और ऑर्नामेंट्स भी पाए गए हैं। और यहाँ तक कि 1980s की एक एक्सकवेशन है, खुदाई में काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स, 3 शेल रिंग्स, जैस्पर, हंड्रेड्स ऑफ बीड्स एक मेल स्कल के साथ में मिली हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है आपको पूछा जाए। और दीज इंडिकेट दैट हड़प्पन बिलीव इन आफ्टर लाइफ। इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पन लोग थे वो रीबर्थ या फिर आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि ये जो हमने चीज़ें इनके साथ बरी की हैं वो ये अपने नेक्स्ट अगले जन्म में यूज़ कर सकेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिफैक्ट, जिसको हमने आर्टिफैक्ट यहाँ पे लग्जरीज लिखा है, एक्चुअली आर्टिफैक्ट्स हैं। तो आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने के लिए उन्होंने आर्टिफैक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है यूटिलिटेरियंस और लग्जरीज। आप नाम से समझ जाइए। यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी के लिए, जो आम इस्तेमाल होता है, आम आदमी जो प्रयोग करता है डेली यूज़ में, उसको यूटिलिटेरियंस बोला जाता था। और लग्जरीज मतलब जो कीमती सामान होता था। अगर हम इसको डिस्क्राइब में पढ़ें तो डेली यूज ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन एंड क्ले, ये यूटिलिटेरियंस में आते थे। एग्जाम्पल क्वेंड, पोट्री, निडल्स, फ्लैश, रबर्स एक्सेट्रा। क्वेंड मतलब होता है चक्की जो हम पीसने के लिए, पोट्रीज का सामान, नीडल्स वगैरह, ये सब जो डेली यूज होता था ये आते थे यूटिलिटेरियंस में। और लग्जरीज की बात करें तो ये रेयर मटेरियल्स होते थे, जो कि रेयर टेक्नोलॉजी, जो करी खतरनाक तरीके से बनाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल फाइन्स, नॉन लोकल मटेरियल्स। ये फाइन्स जो एक वर्ड है, इसकी डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। जो फाइन्स का एक पॉट भी मिला है। तो फाइन्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि ग्राउंड सैंड से बनता है। उसमें सिलिका मिक्स्ड विथ कलर एंड गम एंड देन फायर्ड, इसमें फायर्ड भी है, एंड देन फायर्ड। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं या फिर ये समझ सकते हैं कि फाइन्स की ये डेफिनेशन, ये क्या चीज़ होती है। ये लग्जरीज में आती है। हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये हॉर्ड्स। हॉर्ड्स के बारे में आपको हो सकता है आ सके। हॉर्ड्स सिंपली अगर हम डेफिनेशन पढ़ने जाएं तो सिंपली समझें कि जो घड़े होते थे, जो कि आज भी ट्रेजर के रूप में हम कहते हैं ना, सोने के घड़े या चांदी के सिक्कों से भरे हुए घड़े। तो वो हॉर्ड्स मतलब होता है एक तरीके के पॉट्स जिनमें कीमती सामान, जिसमें रेयर मटेरियल्स रख के उसको प्रिजर्व किया जाता था, तो उन्हीं को बोलते थे हॉर्ड्स। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी और किस किस मेथड से बनाई जाती थी, जो कि डेली यूज़ में जो कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स होता था, अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलें, तो वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। तो सबसे पहले हम ये फैक्ट पढ़ें कि एक टिनी सेटलमेंट, एक छोटी सी जगह जो कि 7 हेक्टेयर की थी। 7 हेक्टेयर मतलब 7 हेक्टेयर, और मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मोहनजोदारो कंपैरिजन में कितनी छोटा था ये सिटी चानहुंदरो, जो कि 7 हेक्टेयर की, लेकिन यही सिटी सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन थी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन से क्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे। बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग, ये जो प्रोमिनेंट वहाँ पर यूज़ होते थे, प्रोमिनेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन थे वो थे। अब हम ये पढ़ें बीड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो कि यूज़ किया जाता था। तो ये स्टोन्स 3 तरीके के चीज़ों से बनता था, स्टोन, मेटल्स और अदर्स। 3 कैटेगरी में डिवाइड है। स्टोन्स लाइक कैरनेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टेटाइट। मेटल लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड। एंड अदर थिंग्स लाइक शेल, फेंस, टेराकोटा, बर्न्ड क्ले। ये आप इसको रीड करेंगे 2-3 बार तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे बीड्स किस शेप की होती थी ये बताया गया है। डिस्क शेप, डिस्क शेप होता है ये शेप, डिस्क शेप की भी होती थी और सिलेंड्रिकल शेप की भी होती है। सिलेंड्रिकल आप ऑब्वियसली पता होगा आपको, इस शेप की, सिलेंड्रिकल शेप की भी होती थी, स्फेरिकल सर्कुलर भी होती थी और बैरल शेप भी होती थी, और कुछ सेगमेंटेड मतलब टूटी हुई भी होती थी। अब ये देखें क्राफ्ट प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल,
और क्राफ्ट्स क्या क्या बनता था। तो ये अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया है किस किस चीज़ से क्या क्या बनता था। और यहाँ पर हम आते हैं जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल, जहाँ पे ड्रिलिंग, जहाँ पे बीट्स बनाए जाते थे, तो वो बीट्स में क्योंकि ड्रिलिंग भी होती थी, उसमें छेद भी करते हैं, क्योंकि अपन अगर इसको रोजरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें उसको ड्रिलिंग भी करनी थी। जो ड्रिल्स पाए जाते हैं जहाँ ड्रिलिंग होती थी, वो चानहुंद्रो में, लोथल में और धौलावीरा में बहुत ही फेमस ड्रिल्स पाए गए हैं। और जो शेल बनते थे वो बनते थे नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट वो कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे थे, इसलिए वहाँ पर शेल कटिंग या फिर शेल ऑब्जेक्ट मेकिंग होती थी। बीट्स 3 प्रोसेस से बनती थी, जिसको ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग और पॉलिशिंग बोलते थे। अब ये प्रोक्योरिंग मटेरियल देखें, इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ मंगाई जाती थी। प्रोक्योरिंग मतलब होता है मंगाना किसी भी चीज़ को। तो जो शेल होते थे वो नागेश्वर, बालाकोट, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। और जो कॉपर था वो ओमान से, और एक और हम यहाँ पे ऐड कर दें, राजस्थान के खेतरी रीजन से मंगाया जाता था। लैपिस लजूरी था, एक ब्लू स्टोन होता है जो कि बहुत प्रीशियस होता है, वो शौर्तुगाई अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और जो कैरनेलियन है वो भरूच से मंगाया जाता था, जो कि लोथल में प्रेजेंट है। स्टेटाइट राजस्थान, गुजरात से मंगाया जाता था। और जो मेटल था वो राजस्थान से मंगाया जाता था। ये भी आप 2-3 बार रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब प्रोक्योरिंग मटेरियल, हमने तो ये देखा कौन सी चीज़ कहाँ से मंगाई जाती थी, अब किस तरीके से मंगाई जाती थी अब उसके बारे में पढ़ते हैं। जो टेराकोटा का एक मॉडल मिला है बुलक कार्ट का, जो बैलगाड़ी होती है, उससे हमें ये पता चलता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। और जो प्रोक्योरिंग मटेरियल, जो सामान लाने के लिए लैंड रूट और रिवर इन रूट का भी, मतलब नदियों का, इनलैंड वाटरवेज होता है, उसका भी यूज़ होता था। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडस वैली, इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड प्रेजेंट थी, इसलिए ये रिवर्स का और कोस्टल रूट्स, क्योंकि समुद्र के किनारे भी था, इसलिए उनका भी यूज़ होता था। जो कॉपर था वो मोस्टली ओमान से मंगाया जाता था और राजस्थान से भी आता था, लेकिन अगर इंटरनेशनल बात करें तो ओमान से मंगाया जाता था। जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें निकल के ट्रेसेस काफ़ी मिले हुए हैं। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों जगह ट्रेड होती थी, इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ करती थी। हड़प्पन जार्स हैं, हड़प्पन जार वॉज अ टाइप ऑफ वेसल कोटेड विथ लेयर। जो हड़प्पन जार्स हैं, जो कि हड़प्पन जार हम लोग को ओमान में ही मिले हैं, इससे हमें इनके ट्रेड लिंकेज का पता चलता है। हड़प्पन जार होते थे वो एक तरीके का वेसल होते थे जिसको ब्लैक सॉइल से कोटेड किया जाता था, ताकि कोई जो वाटर है वो लीक ना हो। जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है 3rd मिलेनियम बीसी के अराउंड, उसमें ये मेंशन है कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन। तो मगन जो है वो ओमान के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था, इसलिए हमें इससे पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका ट्रेड ओमान के साथ और मेसोपोटामिया के साथ भी होता था। तो मेसोपोटामिया टेक्स्ट शो दैट विद द डेलिमिनेंट आइलैंड ऑफ बहरेन, मगन, मेलुआ एंड हड़प्पन रीजन। तो जो मेसोपोटामिया टेक्स्ट में हमें कोई पता चलता है कि उनका ट्रेड बहरेन के साथ, दिलमुन के साथ, मगन जो कि ओमान है, मेलुहा और हड़प्पन रीजन के साथ भी होता था। इससे हमें पता चलता है कि इनके बीच में ट्रेड लिंकेज बहुत था। जो मेलुआ वर्ड होता है उसका मतलब होता है लैंड ऑफ सी फेयर। सी फेयर मतलब नाविक जो लोग होते हैं। अब आते हैं हम सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट। मैंने आपको पहले बताया था सील्स जो एक प्रोमिनेंट एविडेंस था रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी स्क्रिप्ट के बारे में, वो लिखाई कैसे करते थे, नंबर कैसे थे, उनका वेट मतलब जो मेज़र करने में, वेट मेज़र करने में जो हम आज के समय पे जो यूज़ करते हैं वो क्यूबिकल या फिर डिफरेंट टाइप के वेट्स, तो उनके बारे में दिया गया है। सील्स जो होती थी उससे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ईजी होता था, क्योंकि अपन सील्स बना के किसी भी चीज़ पर स्टैम्प कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, किसने भेजा है। उस यहाँ तक कि उसमें नाम भी लिखा होता था कि किसने भेजा हुआ है। यहाँ पे लिखा है द सील्स कन्वेट द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर्स। ठीक है, हम आते हैं स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट जो हड़प्पन सील्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा तो रहता था ताकि कम्युनिकेशन हो सके, कम्युनिकेशन करने के लिए। यहाँ तक कि उसमें नेम भी लिखा रहता था जिसने सेंड किया है, या फिर टाइटल ऑफ द ओनर भी लिखा रहता था। जो मैंने आपको पहले बताया था सील्स जो होती थी उनमें मोस्टिफ्स जो होते थे, मोस्टिफ्स मतलब एनिमल्स, जो इलिटरेट पीपल थे तो एनिमल साइंस के थ्रू उनको समझाने की कोशिश करते थे, जो कि अभी तक इंडियन आर्कोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट हैं वो भी नहीं समझ पाए हैं। अब जैसे अपन जो होते हैं वो राइट से लेफ्ट में लिखते हैं, यहाँ से इस तरफ से, लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। और जो अब तक की सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन पाई गई है उसमें 26 साइंस हैं, और जितनी भी इंस्क्रिप्शन हैं उन सबको एवेल्यूएट करके आर्कोलॉजिस्ट ने निकाला है कि लगभग वहाँ पर 375 to 400 साइंस हुआ करते थे उनकी स्क्रिप्ट में। और अब ये मटेरियल किन किन चीज़ों पर लिखा जाता है, जैसे कि आज के टाइम पे हम पेपर पर लिखते हैं यूजुअली,
तो उस टाइम पे सील्स जो राइटिंग होती थी, स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, वो सील्स के सरफेस पे कॉपर, टेराकोटा, ज्वेलरी, बोन रॉड या फिर साइन बोर्ड, इन सब के ऊपर लिखी जाती थी। ये आप देख सकते हैं कुछ साइंस है मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट के। अब आते हैं वेट पे। वेट जो था वो यूज़ होता था किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, किसी भी चीज़ के वेट को। तो यो मटेरियल, ये वेट बनता था चैट से। चैट एक स्टोन, एक तरीके का मटेरियल होता है, एक सॉइल टाइप होती है, स्टोन का ही, एक स्टोन से ही बनती है वो सॉइल। तो उसको चैरेट बोलते हैं। इससे वेट बनाए जाते थे और वेट बाइनरी सिस्टम में बनते थे, जैसे कि 1 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 16, 32, या इससे लेके 12,800 तक। मतलब इससे पता चल सकता है कितने सारे वेट्स हुआ करते होंगे और कितनी सारी चीज़ें मेज़र की जाती होंगी और ट्रांसपोर्ट की जाती होंगी। अब नेक्स्ट आता है एंशियंट अथॉरिटी। अब एंशियंट अथॉरिटी का मतलब होता है कि उस टाइम पे क्या कोई रूलिंग अथॉरिटी, मतलब कोई राजा हुआ करता था, या कोई सरपंच, या फिर कोई भी वहाँ का लीडर हुआ करता था, या लोग खुद से ही जनता का रूल चलता था। फॉर एग्जाम्पल, जो लार्ज बिल्डिंग है मोहनजोदारो में पाई गई है, जहाँ की हमने अभी पढ़ा था सिटाडेल और लोअर टाउन में थी, तो सिटाडेल में एक लार्ज बिल्डिंग पाई गई है जिसको पैलेस का नाम दिया गया है। और वहाँ पर एक स्टोन स्टैचू मिला है जिसको आर्कोलॉजिस्ट ने प्रीस्ट किंग के नाम से उसको, मतलब उसको नाम दिया है प्रीस्ट किंग के। डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट थे, उनके अपने अपने मत, अपने अपने ओपिनियंस थे कि वहाँ पर हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर हुआ करता था या नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि कोई रूलर नहीं था, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। कुछ ने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स थे, और कुछ ने कहा कि पूरी टेरिटरी एक ही थी, उनका एक ही रूलर था। इससे रिलेटेड भी आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे से बुक में रीड करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए अबाउट द चैप्टर। नेक्स्ट है एंड ऑफ सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार क्या ऐसा हुआ जिसके कारण सिविलाइजेशन एंड हो गई। क्योंकि 2600 बीसी से 1900 बीसी तक एक बहुत प्रॉस्परस सिविलाइजेशन थी, लेकिन 1800 बीसी के आते आते तक इसका ये अबेंडन हो गई, पूरी तरीके से खंडहर हो गई। तो ये कुछ फॉलोइंग आर्टिफैक्ट वर्ड, जो बहुत से आर्टिफैक्ट डिसअपियर्ड हो गए हैं, जैसे कि वेट, सील्स, स्पेशल बीट्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, इनसे रिलेटेड जो आर्टिफैक्ट्स थे वो डिसअपियर्ड हो गए हैं, या फिर जो टाइम का, जो मतलब टाइम के कारण वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं इसी कारण से।